हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग एडुटेरिया की नई बुक हाल ही में जीके की लॉन्च हुई है, जिसमें 5000 प्लस जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और इस बुक में सभी एग्जाम को कवर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम, बीएसएससी एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बुक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है एसएससी सीजीएल के लिए, क्योंकि टीयर 1 और टीयर 2 में दोनों में जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अगर यदि यहाँ से कवर करते हैं तो बहुत हद तक आपका जीके कवर हो जाएगा। और इस बुक की खास विशेषता क्या है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से और इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? 1986 में, 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कुछ और महत्वपूर्ण अधिनियम जो आपको याद रखने चाहिए वो है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? दूसरा याद रखिएगा, जैव विविधता अधिनियम कब आया था? जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, 1972 में आया था, ध्यान में रखिएगा। और जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में आया था। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र मीन्स होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, वैसा परितंत्र जो पर्यावरण के अनुरूप हो और मानव द्वारा निर्मित हो। तो इनमें से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, बगीचा जो है एक कृत्रिम परितंत्र है। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जल वाष्प, वाटर वेपर जो है वो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आइए हम जानते हैं भारत के चारों अंतिम छोर कौन कौन से बिंदु हैं। ये आपका हो गया सबसे दक्षिणतम साउथ, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु ध्यान में रखिएगा, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। याद रखिएगा क्या है? इंदिरा पॉइंट भारत की दक्षिणतम बिंदु है। और सबसे उत्तरी बिंदु ध्यान में रखिएगा, यह है आपका इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल है। एग्जाम में प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो सर क्रीक है। क्या है? सर क्रीक है और ये कहाँ पड़ता है? कच्छ, गुजरात में। और सबसे पूर्वी बिंदु कीबुथु, ध्यान में रखिएगा, कीबुथु जो है वो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये चारों भारत के अंतिम छोर हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा 5 नंबर क्या है। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के लगभग सभी हिस्सों में पाया जाता है। सर्वाधिक भाग में पाए जाने वाला वन है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि मैंग्रोव वन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो ध्यान में रखिएगा, वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल में प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? 2 कथन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा
पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी हिस्सा है, वो पूर्वी भाग की अपेक्षा सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। दूसरा देखते हैं क्या है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। ये गलत है, ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूट ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। इसको देखिए, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। ध्यान में रखिएगा, नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो अरब सागर में गिरती है। और बात करते हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ध्यान में रखिएगा, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक। कहाँ है? अमरकंटक है, जो कि कहाँ पड़ता है? ये अमरकंटक मध्य प्रदेश में। ठीक है। गोदावरी की बात करें तो ये गोदावरी नदी भारत की दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसका उद्गम त्रियंबक पहाड़ी नासिक से। त्रियंबक पहाड़ी नासिक से, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? चाय की खेती के लिए निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? सबसे अच्छी मिट्टी कौन है चाय की खेती के लिए? तो हम लोग जानते हैं चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में लेटेराइट नहीं है। लेकिन लेटेराइट मिट्टी जो होती है ये अम्लीय प्रकृति की होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। अम्लीय दिया हुआ है तो अम्लीय आप इसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्या लिखा है? मानसून का निवर्तन होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि मानसून का निवर्तन मीन्स क्या होता है। मानसून का निवर्तन मीन्स होता है मानसून का लौटना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से बंगाल की खाड़ी तक ये मानसून का निवर्तन होता है, जो कि सितंबर और अक्टूबर मंथ के बीच में होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं वो सभी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस सभी में ये कारगर सिद्ध होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस है। कराकस वेनेजुएला की राजधानी है। मस्कट की बात करें तो ये किसकी राजधानी है? ओमान की। ध्यान में रखिएगा, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। और बात करें बेलग्रेड, ये बेलग्रेड किसकी राजधानी है? तो सर्बिया की राजधानी है। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड है। नेक्स्ट आपका कायरा। कायरा किसकी राजधानी है? मिस्र की। आपको पता होगा मिस्र की राजधानी क्या है? कायरा है। आप ये चारों जान गए। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। इसको देखिए, इसको करने का कोशिश कीजिए। क्या है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा गलत है ये आपसे पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, भारत के सामने क्या लिखा हुआ है? चक्रवात। तो भारत में आने वाली चक्रवात को चक्रवात ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है चीन के सामने टाइफून लिखा हुआ है। तो चीन में जो चक्रवात आती है उसको क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। तो इस तरह से ये भी सही है। और ऑस्ट्रेलिया के सामने क्या लिखा हुआ है? विली विली लिखा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आती है उसको क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के सामने क्या लिखा हुआ है? बागियों। तो अमेरिका में जो चक्रवात आती है उसको बागियों नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है तो ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये कर्क एवं मकर रेखा के बीच में प्रवाल भित्ति पाई जाती है मुख्य रूप से। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से है। ध्यान में रखिएगा, भारत के संविधान में, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ? 1976 में हुआ, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ध्यान में रखिएगा, कितना? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और किसके सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51 ये में है, इसको भी आपको
याद रखना। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा आप लोग कि वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। 11 हैं, आप सभी कोई जानते होंगे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ध्यान में रखिएगा 86वां संविधान संशोधन के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। इसमें क्या प्रावधान था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रदान करने का प्रावधान था। तो ध्यान में रखिएगा ये सभी बातें जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। इसमें क्या बोला है? न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 42 में ये उपबंध किया गया है। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और नीचे क्या बोला है? उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है ये आपको छांटने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। तो ये आपका है फॉल्स। कैसे है? क्योंकि इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आप सभी कोई जानते हैं CAG कंट्रोलर एंड जनरल का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है, लेकिन उसकी उम्र सीमा के 62 वर्ष तक नहीं, 65 वर्ष तक होता है। अगर यदि यहाँ 65 वर्ष होता तो ये आपका सही हो जाता। अगला दिया हुआ है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। तीसरा देखिए, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो ये भी गलत है। तो उपर्युक्त में से तीनों कथन क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। इसमें क्या बोला है? राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 15%। ध्यान में रखिएगा, किसी भी राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये संविधान में प्रावधान है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय है, वो 5 प्रकार की रीट जारी करती है। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत जारी करती है? तो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रीट जारी करती है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और हाई कोर्ट जो है, ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत ये भी 5 प्रकार की रीट जारी करती है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। इसमें क्या बोला है? दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? तो दल बदल से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया था? 1985 में पारित किया गया था। और इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। ठीक है, जिसमें दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो ये अनुसूची 10 में, अनुसूची 10 में दल बदल है। ध्यान में रखिएगा, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस अधिनियम में क्या प्रावधान था कि देश की जो प्रशासन है उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की गई थी। जिस समय भारत गुलाम था उस समय क्या था कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की गई थी, और उसके लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। और ये अधिनियम किसके सिफारिश पर लाया गया था? तो ध्यान में रखिएगा मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड के सिफारिश पर लाया गया था। इसलिए इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था? तो ध्यान में रखिएगा 1919 में आया था।
नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के कर्तव्यों का उसमें उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 की बात करें तो इसमें मंत्रियों की नियुक्ति, इसमें क्या क्या है, नियुक्ति है, ठीक है, शपथ ग्रहण है, ये सब इसमें अनुच्छेद 75 में प्रावधान है। और अनुच्छेद 74 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान है। तो ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 77 इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें भारत सरकार के कार्यों के संचालन के बारे में उल्लेख है। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन किस अनुच्छेद में है, वर्णित है, तो अनुच्छेद 77 में, इसको ध्यान में रखिएगा। फिलहाल तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातः काल शांति भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? तो प्रातः काल शांति भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश से नाम से थाईलैंड फेमस है। अगला आपका क्या, जापान, जापान इसको क्या बोलते हैं, सूर्योदय का देश। सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ होता है? जापान में होता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। ये 22 का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च एक हो गया आपका, फिर एक है 22 अप्रैल, ध्यान में रखिएगा, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मई को कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो ये यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 22 मार्च आपका हो गया क्या, जल संरक्षण दिवस, 22 अप्रैल क्या हो गया, पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। 11 जुलाई को कौन सा दिवस? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो एक सवाल के साथ कई सवाल आपके कंप्लीट हो रहे हैं। आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का शुरुआत कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का शुरुआत हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। इसमें क्या बोला है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा 14 जून 1947 को कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? तो सबसे पहले आप जानिए कि संविधान सभा की पहली बैठक, प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसकी प्रथम बैठक हुई थी आपका 9 दिसंबर। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और इसमें पूछा क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और संविधान सभा की दूसरी बैठक ये भी जान लीजिए कब हुआ था? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, हर एक पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी?
तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरुआत हुआ था? 1857 की क्रांति से और मंगल पांडे द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें पूछा क्या है कि उसे फांसी कब दे दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इसे कब फांसी दे दिया गया था? 8 अप्रैल 1957 को इसे फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। तो बहावी आंदोलन का संबंध किससे है? बंगाल से, और एक और राज्य है बिहार। इसको ध्यान में रखिएगा, इन दो राज्यों से संबंध है, बहावी आंदोलन और संयुक्त प्रांत से। तो इनमें से किससे संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी असम से संबंधित नहीं है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? वीएस नायपॉल जो है वो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। 29 नंबर बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और इस सवाल के साथ आपको 4 सवाल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे विथ डेट। आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। इसमें सुमेलित करने को बोला जा रहा है। ऑप्शन ए क्या है? सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुआ था? बहुत ही प्यारा सवाल है ये 1775 में हुआ था सूरत की संधि। ऑप्शन 4 याद रखते जाइएगा, 1775 में सूरत की संधि। अगला है पूना की संधि। पूना की संधि है, ध्यान में रखिएगा, पूना पैक्ट ये नहीं है। पूना की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका 1817 में पूना की संधि हुआ था। अगला है आपका पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। और देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। तो ये चारों इंपॉर्टेंट डेट है, आपको अच्छे से याद रखना है। सूरत की संधि 1775 में, पूना की संधि 1817 में, पुरंदर की संधि 1665 में, और देवगांव की संधि 1803 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मिर्चकटिकम से, मिर्चकटिकम ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये मिर्चकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, शूद्रक के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। इसको भी याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? ये विशाख दत्त द्वारा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा गया है। और राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हण के द्वारा। कल्हण के द्वारा राज तरंगिणी लिखा गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? मीन्स कलिंग का जो शासक था खारवेल, वो किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानने वाले ये शासक थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा, स्कंद गुप्त से संबंधित है भीतरी स्तंभ अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो जो दक्षिण भारत में कैलाश मंदिर है उसको किस शासकों ने बनवाया था? तो पल्लव शासकों ने बनवाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्तां का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सैंडो कोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो यह स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोला है कि चंद्रगुप्त के बारे में यह स्टेटमेंट है। और किसने ये कहा है, किसने लिखा है? तो एरियन ने लिखा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है। इसमें क्या बोला है? ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव जो भी हम सुनते हैं वो हमारे मस्तिष्क में कितनी देर तक स्टोर रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? ऑप्शन बी 1/10 सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड का 10वां भाग जो हम लोग सुनते हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर रहता है। इसको कह सकते हैं 0.1 सेकेंड। ऐसे भी एग्जाम में ऑप्शन दिया जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो हमारे नेत्र में जो प्रकाश पहुंचती है इसका नियंत्रण आंख के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो ब्लड का जो फिल्टर होता है वो शरीर के किस अंग में जाकर के होता है, ये आपसे पूछा है। तो ये वृक्क में होता है, ठीक है, वृक्क मीन्स किडनी में। ध्यान में रखिएगा किस में होता है, किडनी में होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो जो ब्लड होता है, आप इसको समझिए, ये क्या है, ब्लड है, तो ब्लड का कितना परसेंट भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। तो ब्लड का मुख्यतः दो भाग होता है, एक क्या होता है आपका तरल होता है, ठीक है, जिसको लिक्विड बोलते हैं, तरल होता है, और दूसरा आपका ठोस होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, ठोस होता है। तो तरल में आपका होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा किस में आता है, इसी में आता है, तरल में प्लाज्मा इसी में आता है, ठीक है। जो 55 से 60% के बीच में ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और दूसरा ठोस में आपका आता है आरबीसी जैसे हो गया, ठीक है, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये सब इसमें आते हैं, जो कि आपका 40 से 45% के बीच में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी, 55 से 60% तक होता है हमारे ब्लड में प्लाज्मा। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे का पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन इसका उत्तरदायी है पुष्प निकलने के लिए, ठीक है, पौधे से? तो फ्लोरिजिन। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो चारों हार्मोन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको अच्छे से याद रखने चाहिए, ये सभी पौधे से संबंधित है, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो ये बीज के अंकुरन में सहायक होता है, किसमें, अंकुरन में जिब्रेलिन, और वृद्धि में सहायक होता है, वृद्धि नियंत्रण में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर क्या है, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो ये पौधे को प्रकाश की ओर झुकने में मदद करता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का क्या काम है? तो ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष जो है वो किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है क्या, परावर्तन और अपवर्तन, ये दोनों के कारण इंद्रधनुष होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 41 पर। देखते हैं 41 क्या है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जो कार्यकारी आकर्षण बल लगता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी बल लगता है उसको क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अगला आपका क्या है, असंजक बल। इसको देखिए, समझिए आप, असंजक बल क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है सहसंजक बल का। तो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, असंजक बल बोलते हैं, ठीक है। और नाभिकीय बल, इसके बारे में आप सभी को जानते होंगे भली भांति। तो नाभिकीय बल क्या है, परमाणु के नाभिक में जो स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, उसके बीच जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। और गुरुत्व बल के बारे में आप सभी कोई अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, क्या उत्पन्न होता है जब क्षारक को जल में घोलते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, OH आयन माइनस देता है, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या है। नींबू के रस का पीएच मान होता है, तो नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, आप सभी को जानते हैं, इसका पीएच मान होता है 2.2 होता है। और 7.4 जो है ये ब्लड का पीएच मान होता है। खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 45 नंबर, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये श्यानता के कारण होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, 46 नंबर देखिए क्या है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जो पौधे छाया में उगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीओफाइटस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या बोलते हैं, सीओफाइटस बोलते हैं। और हेलोफाइट्स किसको बोलते हैं? तो वैसे पौधे जो पानी में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, पानी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स बोलते हैं। और लिथोफाइट्स, लिथोफाइट्स किसको बोलते हैं?
तो वैसे पौधे जो चट्टानों में उगते हैं, किसमें? चट्टानों में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? लिथोफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? किन दो देशों के बीच है? तो रूस और फिनलैंड के बीच मैनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला सवाल देखिए 48 नंबर देखते हैं क्या है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। पहले मैं बता चुका हूं कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2007 में शुरुआत की गई है। और लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो मुद्रास्फीति जो होता है उसको मेजरमेंट करने की इकाई क्या है, ये आपसे पूछा है। तो सीपीआई है, ठीक है। कंज्यूमर, इसका पूरा नाम क्या होता है? कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ध्यान में रखिएगा। तो ये थे आज के सेशन के सभी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन, और आगे मैं कराता रहूंगा, इसलिए जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।